हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का साइंस, जिसमें चैप्टर 1 है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप फर्स्ट पेज में देख पा रहे होंगे, जैसे लिखा है, हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। इन जीव समूहों के सदस्यों में भिन्नताएं भी हैं और समानताएं भी हैं, जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं। ठीक है। तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधों के समूह को दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूह के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। जैसे घोड़े हो गए, बिल्ली, कुत्ते आदि। इनमें देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, इनके 4 पैर होते हैं, है ना। और दूसरा कौन सा दिया है समूह, पेड़ पौधों का समूह। तो ये तो चल फिर भी नहीं पाते, एक जगह खड़े रहते। तो इसमें इस तरीके से क्या है, इनमें विभिन्नताएं हैं विभिन्न समूह में। इन समूह के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूह में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, धतूरा के पौधों का समूह। इन छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे छोटे समूह से क्या करते हैं, अलग करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हम मनुष्यों के समूह की बात करें तो सभी मनुष्य, चाहे वे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, सभी में क्या है, सुविकसित मस्तिष्क है, त्वचा पर कम घने बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं और इन्हें अन्य जाति के सदस्यों से भिन्न बनाते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। तो आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक जैव विविधता क्या है, एक विशेष समूह के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ क्या पाया जाता है, अंतर भी पाया जाता है ना। तो इन अंतरों को क्या कहा जाता है, विभिन्नताएं कहा जाते हैं। अब देखते हैं समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। ठीक है। अब किस तरीके से समूहीकरण किया गया और उनका वर्गीकरण किया गया। तो दिया है, सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर अर्थात जलीय व स्थलीय समूह बनाए थे। मतलब जो अरस्तु साहब हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया, उन्होंने जीवों को उनके आवास के आधार पे अर्थात जल में रहने वाले और स्थल में, जलीय जंतु, स्थलीय जंतु, इस प्रकार से दो समूह में उन्होंने उनको वर्गीकरण किया। फिर अरस्तु के बाद जॉन रे ने क्या किया, जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया, है ना। अरस्तु साहब ने जलीय एवं स्थलीय समूह बनाए। उसके बाद क्या हुआ, जॉन रे हैं, उन्होंने क्या किया, पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को, बाह्य लक्षण क्या क्या हो गए, तना हो गया, उनका जड़ हो गया, उसमें किस प्रकार के फल लगते हैं, फूल लगता है कि नहीं लगता है, इस प्रकार से उनके बाह्य लक्षणों का आधार माना और उनका वर्गीकरण किया। जॉन रे के बाद कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लिनियस ने कुछ विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति एवं संख्या के आधार पर लैंगिक वर्गीकरण दिया। ठीक है। तो लिनियस ने क्या दिया, लैंगिक वर्गीकरण दिया। किस आधार पे, नर व मादा अंगों की उपस्थिति एवं संख्या के आधार पर। लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो जगत में बांटा, पादप जगत और एवं जंतु जगत, है ना। लिनियस साहब ने क्या कर दिया, 2 जगत में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत। फिर आता है पदानुक्रम। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं पदानुक्रम होता क्या है। तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में व्यवस्थित किया जाता है ना।
जो पदानुक्रम है वो क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर, ठीक है, एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत समूह में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, मनुष्य का पदानुक्रम दिया गया है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, है ना। जैसे कौन से, अगर आपकी बात करें तो आप कहाँ रहते हो, जैसे पृथ्वी में फिर क्या आता है, इंडिया में रहते हो, फिर आएगा छत्तीसगढ़ में, फिर आएगा बालोद ज़िले में। इसी प्रकार से मनुष्य का पदानुक्रम भी दिया गया है कि वो कौन से जगत से बिलोंग करता है, ठीक है। उस जगत में फिर जैसे एनिमिलिया हो गया, तो एनिमिलिया में भी बहुत सारे होंगे, तो उसमें क्या होगा, कॉर्डेटा होगा, जिसमें क्या पाया जाएगा, कशेरुक, दंड और जोड़ीदार उपांग पाए जाएंगे, उसके अंतर्गत आएगा। फिर कार्डेट जो मिलेगा, कार्डेटा, उसमें भी बहुत प्रकार के जीव जंतु होंगे, उसमें से उसका वर्ग कौन सा होगा, मनुष्य का मेमेलिया टाइप का, है ना। फिर गण में आएंगे तो प्राइमेट्स, जिसमें क्या होगा, अंगूठे की स्थिति विपरीत होती है। अग्र एवं पश्चपाद में 5-5 उंगलियां पाई जाती हैं ना, पैरों में 5-5 उंगलियां। फिर बहुत सारे और जीव होंगे, मतलब ठीक है, जंतु होंगे, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारों में 5-5 उंगलियां पाई जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, होमोनिटी, है ना, द्विपाद चालन, मतलब 2 पैर होंगे और 2 पैर से चलेंगे। अब कुछ जंतु होंगे जो 2 पैर से चलेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, वंश, होमो, मतलब जिनका क्या हो, मस्तिष्क क्या हो, सुविकसित हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे चिंपांजी भी, ऊपर के सारे गुण चिंपांजी में भी होता है, बंदर में भी होता है। अब वंश में आके क्या होगा, बंदर अलग हो जाएगा, बंदरों में सुविकसित मस्तिष्क नहीं पाया जाता है ना, तो चिंपांजी में शायद थोड़ा बहुत ही पाया जाते हैं उनका दिमाग, तो फिर उसमें भी आ जाएगा जाति, तो सेपियंस जाति। तो इस प्रकार से पदानुक्रम के हिसाब से ये सब क्या है, मनुष्य का पदानुक्रम है। अब देखते हैं विटकर का वर्गीकरण। वर्गीकरण के प्रयासों में विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, उसके बाद क्या हुआ, विटकर साहब ने वर्गीकरण दिया। तो जो विटकर ने वर्गीकरण दिया, तो उसके मुख्य आधार क्या थे, उन्होंने केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति को आधार माना। दूसरा, संगठन का स्तर, मतलब वो एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। उसी प्रकार से पोषण प्राप्त करने की विधि, स्वपोषी है या पर विषमपोषी है ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है या फिर दूसरों जीवों पर आश्रित रहता है। अब देखते हैं विटकर का वर्गीकरण। विटकर साहब ने क्या किया, जो जीव जगत है ना, विभिन्न जो पृथ्वी में उपस्थित है जीव जंतु, उनको 5 भागों में विभक्त कर दिया, उनका वर्गीकरण किया। पहला है जगत मोनेरा, दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है जगत फंजाई, चौथा है जगत प्लांटी और 5वां है जगत एनिमिलिया। तो आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो आप जैसे चार्ट में देख पा रहे होंगे, जो सजीव है ना, सजीव जीव जंतु हैं, उनको हम लोग 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इसके बारे में अगले साइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देख लेते हैं, उसके बाद विटकर साहब का वर्गीकरण देखेंगे। तो एक साइड देख रहे होंगे आप चार्ट में, कोशिका भित्ति, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या होगा, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, अमीनो अम्ल की बनी होती है। और यूकैरियोटिक में किसकी बनी होती है, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। मतलब क्या हुआ, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगा और पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा, अमीनो अम्ल की बनी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से देखें, प्लाज्मा कला है वो क्या होता है, उपस्थित होता है और सरल होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, उपस्थित होगा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, जटिल होगा। फिर देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। उसी प्रकार से काल्जी का है, ये क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित
और यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से केंद्रिका जो है 13वां पॉइंट देख पा रहे होंगे, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें केंद्रिका क्या होगा, अनुपस्थित होगा, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम लोग अंतर देख पाएंगे। तो आइए वापस आते हैं व्हिटकर साहब के वर्गीकरण में। तो जो सजीव हैं उसमें क्या होगा, उनमें दो प्रकार के है ना, उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाएगा। या तो वो जीव जंतु हैं वो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक होंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक होंगे उसमें क्या होंगे, एक कोशिकीय जीव ही पाए जाएंगे, है ना। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या होगा, एक कोशिकीय जीव पाया जाएगा, मतलब जिसमें जो मुख्य अंग है वो क्या होगा, मतलब जितने भी कार्य हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होगा। तो उसको क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय कहा जाता है ना। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव है और उसमें क्या आएगा, मोनेरा जगत आएगा। ठीक है, तो उदाहरण में देख रहे होंगे मोनेरा जगत का उदाहरण है, उसमें दिया हुआ है जीवाणु, जो बैक्टीरिया है वो क्या आता है, मोनेरा जगत में आते हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे जो यूकैरियोटिक है उसमें क्या है, एक कोशिकीय जीव भी आते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में क्या आएगा, यूकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोटिस्टा, उदाहरण के लिए देख रहे होंगे आप अमीबा। ठीक है, उसी प्रकार से बहुकोशिकीय जीव को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। तो जो एनीमिलिया है वो क्या है, कोशिका भित्ति रहित। ठीक है, तो इसका उदाहरण है मछली और मनुष्य। उसी प्रकार से कोशिका भित्ति सहित है, तो जिसमें कोशिका भित्ति होगा, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम और अक्षम। तो जो फंजाई है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम है, और जो प्लांटी जगत है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तो जो फंजाई का उदाहरण है वो क्या है, राइजोपस है, और जो प्लांटी का उदाहरण वो दिया गया है नीम। अब देखते हैं जगत मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जगत मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट है, इस जगत के जीव स्वपोषी या विषम पोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, हरित लवक पाया जाता है, जो क्या होता है स्वपोषी जंतुओं में पाए जाते हैं ना, जीवों में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है, इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जो जगत मोनेरा है उसकी जो कोशिका होती है उसकी चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है, इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती हैं, है ना। यह किसका बना होता है, इसका जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिग्लाइकेन का बना होता है। उदाहरण के लिए देख पा रहे होंगे जितने भी जीवाणु हैं एवं एनाबिना हैं, ये क्या है, जगत मोनेरा है। ठीक है, आप उसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, जैसे कोलाई का दिया है, बेसिलस एंथ्रेसिस का दिया है, साइनोबैक्टीरिया का दिया है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जगत प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहला पॉइंट है, प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय होंगे, झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। जो जगत मोनेरा है वो क्या होगा, उसका जो केंद्रक है उसमें झिल्ली नहीं पाई जाएगी, है ना, झिल्ली रहित केंद्रक था, तो वो क्या बन गया, प्रोकैरियोटिक। तो जिसमें झिल्ली सहित केंद्रक होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक। तो जो जगत प्रोटिस्टा है वो क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। इस जगत में स्वपोषी एवं विषम पोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। जगत मोनेरा में भी ऐसा हुआ था, वो भी स्वपोषी या विषम पोषी दोनों प्रकार के थे, और ये भी क्या है, स्वपोषी या विषम पोषी दोनों प्रकार के होते हैं।
फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे में क्या है, विभिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं हमारे शरीर में, तो जो कोशिकाएं हैं उनसे विभिन्न प्रकार के अंग बने हुए हैं। तो फिर हमारा जो शरीर है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के लिए। तो जो जगत प्रतिष्ठ है उसमें क्या होता है, जितने भी सारे क्रियाएं हैं वो क्या होगा, एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होगा। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, एट अमीबा और यूग्लिना।